हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, स्टेट पीएससी और यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2022, इसके लिए रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे करवा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ रेगुलर टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं जो आपको यूज़फुल हैं। और आपको लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। नीचे थैंक यू बटन अवेलेबल है और सपोर्ट कर सकते हैं। और भी कोई डाउट है स्टेट पीएससी या यूपीएससी एग्ज़ाम से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। वल्ली मूसा संवाद हाल ही में समाचारों में देखा गया था। ये किससे संबंधित है? वल्ली मूसा संवाद की बात हो रही है। तो वल्ली मूसा संवाद किससे संबंधित है? देखिए, ये वल्ली मूसा कौन है? वल्ली मूसा है, ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीकन है। और ये साउथ अफ्रीका के एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, मोहम्मद वल्ली मूसा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशन में UNFCCC है, ये इस पे स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के संबंध में एक मीटिंग हुई है, उच्च स्तरीय नीति वार्ता बुलाई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद वल्ली मूसा ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिएट मनी और लीगल टेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिएट मनी और लीगल टेंडर, देखिए पहले तो यह समझना होगा कि एक्चुअल में फिएट मनी है क्या। फिएट मनी है, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है कि इसे या तो होने दे या ये होगा। फिएट मीन्स होता है या तो इसको होने दीजिए या ये होगा। और जो फाइनेंस का वर्ल्ड है, फाइनेंस वर्ल्ड, इसमें फिएट मनी क्या है? सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है और इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से ही लिया गया है। जो गोल्ड है, सिल्वर है, सोने चांदी, ये वस्तुएं इसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन फिएट मनी का मूल्य सप्लाई और डिमांड, आपूर्ति और मांग, और इसे जारी करने वाली जो सरकार है उसकी स्टेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन प्राप्त होता है, वही फिएट मनी है। ये सरकारें घोषित करती है। इनमें से कुछ को कानूनी निविदा के रूप में भी घोषित किया जाता है और इसका लेन देन के निस्तारण के लिए मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लीगल टेंडर फिएट मनी नहीं है। लेकिन सभी फिएट मनी लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर फिएट मनी हो सकता है, जो भी लीगल टेंडर है वो फिएट मनी है, लेकिन सभी फिएट मनी लीगल टेंडर नहीं है। और स्टेटमेंट की बात करते हैं, लेन देन के निस्तारण में फिएट मनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तो ये है, सही पूछा जा रहा है, इनकार नहीं किया, ये सही नहीं है। सभी फिएट मनी लीगल टेंडर है। देखिए, मैंने बताया आपको सभी फिएट मनी लीगल टेंडर नहीं है। ये दोनों में से कोई भी नहीं, ये करेक्ट आंसर आएगा इसका डी। नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, जो नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो पहला स्टेट है वो है आसाम। अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, आईआईटी मद्रास, इसके जो चीफ साइंटिस्ट हैं के राजू, इनके सहयोग से डेवलप किया है नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा कि जो रात को नौका सेवा चलती है जोरहाट, धुबरी या अन्य स्थानों पर, वो संचालित हो सकेगी। और ये अभी आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में लॉन्च किया है। ये इम्पोर्टेंट है।
आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी में जो नौका सेवाएं हैं उनके लिए है, और बाकी जो जोरहाट दुबरी है वहाँ भी संचालित किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। मिशन सागर 9 के तहत भारत ने इंडियन नेवी के किस जहाज द्वारा श्रीलंका को हाल ही में महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता पहुंचाई है? देखिए, श्रीलंका में क्राइसिस आया है और इसके अकॉर्डिंग ही भारत ने है जो यहाँ पे हेल्प पहुंचाई है। प्रॉब्लम क्या है ना कि अफगानिस्तान में पहले वो तालिबानियों ने राज कर लिया, अब उनके पास कुछ है नहीं खाने पीने का, तो भारत मदद किया। फिर कोविड में पूरी दुनिया को फ्री में वैक्सीन दी है, और भी मेडिकल की कई दवाइयाँ वगैरह दी है। और पड़ोसियों को तो हम शुरू से ही ये जो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है इस पे काम कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग श्रीलंका को मदद पहुंचाई है। और ये INS घड़ियाल, इसका नाम है INS घड़ियाल, ने लगभग 107 तरह की इसकी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं 107 तरह की ये डिलीवर की है श्रीलंका में। भारत क्या है, मानवता के लिए करता है ये सब। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित होने वाला है? पहला ई कचरा इको पार्क जो स्थापित होने वाला है ये होगा दिल्ली में। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर या इससे जैसे कोई पुर्जे खराब हो गए, इस्तेमाल योग्य नहीं है, तो यही ई कचरा कहलाता है, इसी को ई कचरा कहते हैं। और अभी क्या है, दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं ये इनकी तेज़ी से खपत हो रही है, और ये एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ये बुरा असर डालते हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो हर साल 2 लाख टन कचरा पैदा होता है। 2 लाख टन कचरा अकेले दिल्ली में पैदा होता है। तो इसके लिए ये दिल्ली सरकार ने यहाँ भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। दार्लोंग कम्युनिटी जो अभी चर्चा में, सुर्खियों में है, ये कौन से स्टेट का है? दार्लोंग कम्युनिटी अभी रिसेंटली लोकसभा में, लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा, तो लोकसभा में दार्लोंग कम्युनिटी को ST का दर्जा दिया है। ST का दर्जा दिया है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। रिसेंटली जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या है, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि जो दार्लोंग कम्युनिटी है, दार्लोंग कम्युनिटी को आधिकारिक दस्तावेजों में जो कुकी जनजाति समुदाय है उसके एक सब ट्राइब के रूप में शामिल किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, दार्लोंग कम्युनिटी और कुकी ट्राइब, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, दार्लोंग समुदाय कहाँ से, किस स्टेट से है, या कुकी समुदाय, कुकी जनजाति पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है 1950, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ST शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, इसमें अमेंडमेंट किया है, इसके लिए प्रयास किया है। और अब ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए इसको जोड़ा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा त्रिपुरा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अभी क्या है, जो मधुमक्खी है उसके जो मोम है उसके प्रोडक्शन के लिए रिसेंटली एक नेशनल सम्मेलन आयोजित हुआ था यहाँ पे। ये काफ़ी चर्चा में भी है। ये है गुजरात में। ये ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास बोर्ड कहाँ है? गुजरात में।
अभी ये भोंपू लाउड स्पीकर वगैरह का चर्चा में चल रहा है, इसलिए रेगुलर आप इन पे भी ध्यान दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ कैसे बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में दिन और रात दोनों समय के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम अलग अलग परिभाषित है। औद्योगिक क्षेत्रों में मान्य सीमा दिन के लिए 75 dB और रात में 70 dB। कहाँ किसकी बात हो रही है? इंडस्ट्रियल एरियाज की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये बात सही है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो नॉइज पॉल्यूशन के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक जो कमर्शियल रीजन है उनमें 65 dB और 55 dB है, जबकि जो रिहायशी इलाके हैं उनमें ये रात में 55 dB, दिन में 55 dB और रात को 45 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये मैटर सारे देश में ही चल रहा है अभी नॉइज पॉल्यूशन का। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना डिसीजन दे चुका है, लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने हिसाब से कर रही है, और वो अभी तक लाउड स्पीकर जो भी है वो उतारे नहीं थे, तो अब ये चल रहा है, चर्चा में है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ स्टील की सड़क बनाई गई है? स्टील की सड़क ये बनाई गई है सूरत में, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें कई टीमों ने मिलकर काम किया है। यह एनवायरनमेंट के टाइम पे कोई आपदा हो उसमें भी ये फायदेमंद रहेगी। इसमें जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है CRRI, जो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR या नीति आयोग है, इन सब ने मिलकर ये सड़क बनाई है गुजरात में, सूरत में। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में टेम्पल 360 नामक पोर्टल शुरू किया गया है? टेम्पल 360, देखिए ये टेम्पल 360 क्या है? आप देश में कहीं भी हो, जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, प्रमुख जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उनका घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली इस पोर्टल के माध्यम से, जो टेम्पल 360 पोर्टल है टेम्पल, इसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ में, गुजरात में सोमनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है महाराष्ट्र में, घृणेश्वर है महाराष्ट्र में, और इनके लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और जल्दी इस पोर्टल पे आप 4 धाम जो बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी ओडिशा में है, इसके साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो उसके लिए टेम्पल 360 शुरू किया है, और इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन? ये जो SCO है ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी जो सितंबर में बैठक होगी, ये होगी उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान में भी जो एक हिस्टोरिकल सिटी है समरकंद, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, समरकंद के बारे में। यहाँ SCO की बैठक होनी है। ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी बात करें तो लगभग 42% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की इसी में आती है। 22% जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड का इसी में है। और जो वर्ल्ड की जो GDP है उसमें SCO का योगदान लगभग 20% है। भारत भी इसका मेंबर है। रेन के आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए रेन के आयोग है, यह अभी चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन बनाया है। जो रेन के आयोग है ये संबंधित है गैर अनुसूचित, खानाबदोश और जो अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं उनसे संबंधित है। कुछ जातियां
जनजातियां हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसी विडंबना है कि वो उनके संविधान निर्माताओं के ध्यान से बच गई थी, इसलिए अब इनके लिए एक कमीशन बनाया था, रेनगे आयोग बनाया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे रेनगे आयोग के? ये थे बालकृष्ण सिद्धराम रेनके। बालकृष्ण सिद्धराम रेनके, इनकी अध्यक्षता में ये बनाया था और इन्होंने इनकी रिपोर्ट भी दी थी। और ये जो जनजातियां हैं, इनकी आबादी का अनुमान लगभग इन्होंने 10 करोड़ के आसपास अनुमान बताया है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब कंट्री में कई जगह कई स्टेटों से मांग उठ रही है कि इस जनजाति को भी, इस जाति को भी इसमें जोड़ा जाए, इस जाति को इसमें जोड़ा जाए। तो वो वजह क्या है, लेकिन इसीलिए ये कमीशन बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? G7 का मेंबर कौन नहीं है? देखिए G7 के मेंबर कौन है? कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये G7 के मेंबर है। अब देखते हैं इनमें से कौन नहीं है। कनाडा है, फ्रांस है, एक और रह गया जर्मनी। जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएस और यूरोपियन संघ, ये सब G7 में आते हैं। ये क्या है, जो 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं डेवलप्ड, उनका एक अनौपचारिक समूह है। जर्मनी है, कनाडा है, इटली है, चाइना G7 का मेंबर नहीं है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ का, और जो कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, करंट अफेयर ईयर बुक वगैरह, हिंदी इंग्लिश, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं ये टेस्ट का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं स्टेट पीएससी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। और आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है सभी को। थैंक्स का बटन है नीचे, उस थैंक्स के बटन में जाकर आप जरूर सपोर्ट करें। देहिंग पटकई हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस वजह से चर्चा में है? देखिए जो देहिंग पटकई हाथी रिजर्व है, ये 2 साल से ये इसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अभी ये ओपन किया गया था। और अब इसमें क्या है, देश में एक सबसे बड़ी जो समस्या है कोयला खदान, जो खदानें हैं, माइनिंग एरिया है, उनमें कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार है जो पुलिस प्रशासन ज़्यादातर जगह फेल हो रहा है उनको खदान को रोकने के लिए, जो खनन गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए। और एक स्टेट में नहीं, काफ़ी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी ये चालू हुआ था, ये काफ़ी फेमस रिजर्व है। सो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसलिए चर्चा में है। गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट तो सब रोक सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी मिलीभगत, राजनेताओं की मिलीभगत के बिना कुछ नहीं होता है। और पुलिस की चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उस एरिया में है जो, लेकिन किसी न किसी का रहता है, सबका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई न कोई रहता जरूर है, उसका सपोर्ट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है? ये होता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये क्या है? एक एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ये रिपोर्ट जो आती है एनुअल है, बाई एनुअल है, ये एनुअल रिपोर्ट है। और इसको कौन जारी करता है? इसको यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये जारी करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी 2022 के जो इंडेक्स हैं वो सारे करवा दिए जाएंगे आपको। हाल ही में पॉइजन पिल सुर्खियों में था, ये किससे संबंधित है? पॉइजन पिल, पॉइजन पिल है, पॉइजन नहीं, पॉइजन पिल, पॉइजन, पॉइजन पिल, ये किससे संबंधित है? देखिए रिसेंटली क्या है कि जो
ट्विटर खरीदा है एलन मस्क ने। खरीदने की जब इसने अनाउंस किया था कि भाई आप या तो आपके पास आप जो इस पे विचार कीजिए, नहीं तो मैं जो इन्वेस्ट किया हूँ 9% 10% कुछ शेयर खरीदे थे ट्विटर के, तो उससे ट्विटर के बहुत ज़्यादा फायदा हो गया था। जब 9-10% शेयर बाय किए थे एलन मस्क ने, उसके बाद से ट्विटर को काफ़ी फायदा हुआ था। फिर वो खरीदने के बाद एलन मस्क ने कहा कि मुझे लगता है कि जो ट्विटर का बोर्ड है वो उसको मैं इसने एक डील का ऑफर दे दिया उसके बाद कि वो खरीदना चाहता है ट्विटर को। तो ट्विटर का बोर्ड इसके डील के खिलाफ था, वो एलन मस्क को नहीं बेचना चाह रहे थे, ये डील नहीं देना चाह रहे थे कि वो ट्विटर पे इसका अधिकार रहे एलन मस्क का। लेकिन एलन मस्क ने कह दिया कि भाई या तो आप डील कीजिए, ट्विटर दीजिए, नहीं तो फिर मैं जो ये शेयर खरीदा हूँ उसके बारे में सोचूंगा। और ये शेयर वापस अगर ये कुछ करता, 9% बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्विटर को काफ़ी नुकसान होता है, या फिर इसने धमकी दे के खरीदा एक तरीके से देखा जाए नॉर्मल भाषा में कहें तो। ये जो पॉइजन पिल है ये क्या था कि जो ट्विटर का बोर्ड है उसने एक टफ वो बना दिया बोर्ड ने कि 15% से ज़्यादा कोई खरीद नहीं सकता है, और इस तरीके का कर दिया था। तो ये कंपनियों के अधिग्रहण एवं विलय से है, ये जो 15% से ज़्यादा नहीं बना सकता, खरीद नहीं सकता, इस तरीके का था, और ये इस तरीके से कर दिया गया था। तो ये ट्विटर से कंपनियों के अधिग्रहण से संबंधित था। हाल ही में सुर्खियों में रही गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गिनी गुणांक किससे संबंधित है? देखिए, जो गिनी गुणांक है ये वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अभी एक वर्किंग पेपर जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने, और उस वर्किंग पेपर का नाम रखा है पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड। उसमें कहा है कि जो 2011 में भारत में जो गरीबी थी वो लगभग 22% थी, 22.5% थी, और अब 2022 में 2019 की बताई है इन्होंने, 2019 की बताई है कोविड से पहले की, कि वो 10% हो गई है। तो ये रिपोर्ट में कहा है कि ये काफ़ी घटी है। यहाँ पे जो पॉवर्टी अत्यधिक, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे उनकी बात हो रही है। इसमें क्या होता है, जो गिनी गुणांक है ना, गिनी गुणांक में कोई भी चीज़ देखते हैं, सही गलत, समान है समान, उसका होता है 0 से 1 के बीच में। गिने गुणांक में क्या है, आबादी के बीच में जो आय का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, 0 से 1। 0 का मतलब होता है कि बिल्कुल समान हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और 1 का मतलब होता है कि केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित है, असमान है। इसी बेस पे गिने गुणांक निकाला जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, आर्थिक असमानता को मापने से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में जरूर पूछा जाएगा गिनी गुणांक क्या है, या फिर ये जो पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, ये रिपोर्ट किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, ये आपको ध्यान रखना है। आप जरूर सपोर्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।